अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ एक्स। अगर एबीसी एक ट्रायंगल है जिनकी दो साइड्स 5 और 8 रेस्पेक्टिवली है, एक्स यहाँ पे अननोन हमारी बीसी की साइड है, हमें बताना है कि बीसी की लेंथ क्या हो सकती है, पॉसिबल लेंथ। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है, तो उनमें से हमें देख के बताना है क्या लेंथ हो सकती है। ठीक है, मान लो ऑप्शन में हमें क्या दे दिया गया हो, देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले हम समझते हैं एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि देखो एक चीज अननोन है, हम लोगों ने क्या मान लिया, इसे एक्स मान लिया, मान लो, ठीक है। हमारी जो थर्ड साइड है, ये जो साइड है ये किसके बीच में होनी चाहिए, ये जो अदर टू साइड्स है ना। अब मान लो यहाँ पे ए है तो ये इसे ए बना देंगे हम लोग। जरूरी नहीं कि वहां पे बीच में एक्स लिखा है, यहाँ पे एक्स लिखा है तो यहाँ पे हम लोग को ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रख देंगे तो भी आंसर निकाल के लिए आएंगे हम लोग। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे। देखो यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास ए, ठीक है, किसके बीच में है ये, y प्लस जेड, यहाँ पे x की जगह ए रख दिया हमने। अब y माइनस जेड दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 8 माइनस 5 रख दो या 5 माइनस 8, ए की बात है। y प्लस जेड कितना आएगा, वाइट, ये कितना है 5। तो a की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, 3 से लेके 13 तक। अब वो क्वेश्चन हमें ये दे देगा, ऑप्शन में मान लो उसने हमें ये दे दिया, ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं ये ए बी सी और डी। मान लो उसने ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कौन सी लेंथ हो सकती है, ए की कौन सी पॉसिबल है, उसने 2 दे दिया, 3 दे दिया, है ना, और क्या दे दिया, 6 दे दिया उसने, और क्या दे सकता है, 13 दे सकता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ये ऑप्शन दे सकता है। अब ऑप्शन दिया उसने तो हमें क्या करेंगे, यहां से कौन सा तरीका अपनाएंगे, यहाँ पे ये वाला तरीका अपनाएंगे हम लोग। जिस लेंथ के बारे में बात करनी है वो कहां से कहां तक होगी, y माइनस जेड और y प्लस जेड के बीच में होगी। ठीक है, तो अब यहां से देखा जाए तो लिखना हमें करनी तो ये चीज तो पड़ेगी ही। ठीक है, a की वैल्यू 3 से 13 के बीच में होनी चाहिए। क्या 2 हो सकती है, क्या नहीं, क्या 3 हो सकती है, क्या नहीं, इक्वल टू नहीं लगाया यहाँ पे, 3 से बड़ी ही होगी, 3 बराबर हो जाएगा, 3 से बराबर हो जाएगी 3 के, तो वो क्या हो जाएगी, कोलिनियर हो जाएंगे पॉइंट्स, जो कि पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल के केस में। क्या 13 हो सकती है, क्या सिमिलर चीज यहाँ पे होगी, आंसर नंबर क्या रहेगा, 6। दूसरी चीज हमसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि कितनी लेंथ पॉसिबल है या फिर कितने ट्रायंगल जिसकी साइड्स इंटीजर में हो। ठीक है, ऐसे तो हमारी इनफाइनाइट बन जाएगी, लेकिन वो हमसे पूछेगा कि इंटीजर अगर साइड्स हम लोग ले लें, जैसे यहाँ पे 5 है, 6 है, 7, इस टाइप से इंटीजर अगर ले लें तो एक्स ए के कितने ट्रायंगल बन सकते हैं कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यू कितनी ले सकते हैं भाई, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 12 तक ले सकते हैं हम लोग। तो जितने हम वैल्यू ले सकते हैं अलग अलग, क्योंकि 5 और 8 तो फिक्स है, वेरिएबल कौन है, ए, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो रहेगी किसके बीच में, 3 और 13 के बीच में। अब 3 और 13 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इधर हो जाएंगे 7, 7 प्लस 2 9, मतलब टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी है यहाँ पे, कितनी होगी, 7 8 9, 9 वैल्यूज है यहाँ पे। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे। या फिर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो 4 5, यहां पे टोटल कुल मिला के 7 है और यहां 11 12। क्लियर है, इतनी वैल्यूज यहां पे क्या हो सकती है, हम लोगों के पास पॉसिबिलिटी है ट्रायंगल बनने की, इतने ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी है जिनकी साइड इंटीजर हो। क्लियर है बात, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इफ PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड RS कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम, RS की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, ये क्या है, RS है। ये काम करते हैं, इसे क्या बना देते हैं हम लोग, इसे RS और इसे बना दिया PQ। ठीक है, PQ कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम, PQ की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, अगर PQR क्या है, वर्टेक्स ट्रायंगल के, वर्टेक्स मतलब क्या, ये इन्हें कहा जाता है वर्टेक्स, क्या कहा जाता है, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। ठीक है, अब PQ की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, PQ की वैल्यू हो सकती है, अगर ट्रायंगल है हम लोगों के पास, इन दोनों के डिफरेंस देखो, यहां पे 2 आ रहा है, इन दोनों का एडिशन 14 आ रहा है। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इक्वल टू नहीं होगा, होगा कौन सा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे पता लगा, यहां से पता लगा, जिस साइड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे PQ है, इस केस में यहाँ पे क्या है, PQ है, और दूसरी साइड को ऐड कर लो और डिफरेंस ले लो, कितना आएगा, 2 से 14 के बीच में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ BD इफ ट्रायंगल ABC इज एन स्केलेन ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल को समझते हैं हम लोग। ठीक है,
अब तक हमें क्या दिया गया था, पूरी BC लेंथ की क्या दी गई थी, अननोन थी, जो कि क्या हमने मानी थी x। वहां से हमने निकाल लिया था कि पॉसिबिलिटी क्या है, कौन कौन सी पॉसिबल लेंथ हमारे पास आ सकती है। कंडीशन यहाँ पे ये दे दी गई है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो स्केलेन ट्रायंगल है ना। स्केलेन ट्रायंगल मतलब देखो 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं बेस्ड ऑन देयर साइड्स, लेंथ ऑफ देयर साइड्स। अगर तीनों साइड बराबर है तो इक्विलेटरल, अगर 2 साइड बराबर है तो आइसोसेलेस, अगर एक भी साइड बराबर नहीं है तो उसे कहा जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। आगे पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। अभी हमसे बोला गया है कि व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ BD, ठीक है। क्या करें, देखो पहले हम लोग क्या लिखते थे, x को लेते थे हम लोग, पूरा x था यहाँ पे, पूरी लेंथ को लेते थे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, और यहाँ y माइनस जेड बार, यहाँ z माइनस बार बार, और यहाँ y प्लस जेड। बार लगाने की जरूरत, सॉरी यहाँ पे मॉडुलस लगाने की जरूरत तो है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ऑलरेडी। अब x कुल मिला के यहाँ पे कितना है, अगर BD प्लस 2 कितना है, BD प्लस 2, कुल मिला के x कितना है, BD प्लस 2। इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का 13 प्लस 8 21, 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा 21। इतनी बात क्लियर है। अब माइनस क्या करेंगे, डिफरेंस लिया हमने 5, ऐड किया कितना आएगा 21। अब ये -2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा BD और ये आ जाएगा 19। क्लियर है इतनी बात। तो ये है हमारी कंडीशन, ये है हमारी कंडीशन। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी पॉसिबल लेंथ कौन सी हो सकती है। देखो 6, 3 और 19 के बीच में आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है क्या, 2 कैंसिल कर दो पहले ही, बचा कितना 11 और 8। देखो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि यहाँ पे तीनों के बीच में आ रहे हैं, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या तीनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं क्या। यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ दिया हुआ है स्केलेन ट्रायंगल, सिर्फ हमें कंडीशन नहीं निकालना है, न ही हमें बताना है कि वो BD की कौन सी लेंथ होगी, हमें कंडीशन देखते हुए BD की लेंथ निकालना है, ठीक है। अगर हम मान लो हमने क्या रखा है, 6 रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमने क्या किया, अगर BD की वैल्यू 6 रख दी हमने तो ये 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। अगर 8 हो गया तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, मतलब 6 भी नहीं हो सकता। क्या 8 हो सकता है, क्या 11 हो सकता है, पहले देखें 11। अगर ये 11 हो गया तो 11 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगी, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये भी आइसोसेलेस हो जाएगा। क्या ये हमें दिया गया कि नहीं, हमें तो स्केलेन बनाना है, तो कौन सा ऑप्शन कैंसिल कर दे, ये 8, ठीक है। क्या बनाना, 8, सॉरी 11 कैंसिल कर दे, क्योंकि 11 प्लस 2 13 हो जाएगा, बचा कौन सा 8। क्या 8 कर सकते हैं, हाँ, अगर 8 रख दिया हमने तो 8 प्लस 2 बराबर 10 होगा, 8 13 और ये कितना हो जाएगा 10। भले ये दोनों इक्वल है लेकिन पूरी लेंथ तो कितनी हो रही है, 10 हो रही है ना। और ये कौन सा बन गया, स्केलेन ट्रायंगल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट। तो जो कंडीशन दी जाए उसे हमें क्या फुलफिल करना है, तभी हम आंसर निकालेंगे। अब बात करते हैं साइन रूल के बारे में। व्हाट इज साइन रूल। देखो साइन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं, इस रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो हम लोगों के पास क्या है, देखो सबसे पहले तो समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो एंगल ए लिखा हुआ है, अगर हम लेंथ की बात करें तो इसके अपोजिट में जो साइड होगी, इसके अपोजिट में जो साइड होगी उसे हमने नाम दे दिया ए। एंगल बी के अपोजिट में जो साइड होगी उसे बी दे दिया, और एंगल सी के अपोजिट में जो साइड होगी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। सी मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है, यूनिट हो जाएगी इतनी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक। अब देखो, अब साइन रूल क्या बोलता है कि अगर हम क्या कर दें, अगर हम ए अपॉन साइन ए लिख दें। ए क्या है, यहां पे साइड है, अपॉन में साइन ऑफ एंगल ए मतलब साइन थीटा किसके बराबर होता है, बी अपॉन साइन बी के बराबर, सी अपॉन साइन सी के बराबर। मान लेते हैं ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, ये हमने मान लिया कोई कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या बोलता है, साइन रूल के अकॉर्डिंग हम ए अपॉन साइड अपॉन एंगल, अब साइन ए लिया है तो ये भी कुछ हमारा टर्म आएगा, मान लो साइन 30, मान लो 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री, तो ए इज इक्वल टू 30 साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय के एक कांस्टेंट है। अभी हम देखेंगे कांस्टेंट क्या है वो, उसके पहले हम चीज समझते हैं कुछ, ठीक है। तो ये क्या आ गया हम लोगों के पास,
ये आ गया साइन रूल, ये याद रखना है हमें, क्या हम लोगों के पास ये साइन रूल। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं यहां से कि अगर हमारे पास एंगल पता हो तो क्या हम पता लगा सकते हैं कौन सी सबसे बड़ी साइड है? बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। अगर हम ऐसा लिख दें इसे, a इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ साइन ए, b इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ साइन बी एंड c इक्वल टू के टाइम्स ऑफ साइन सी। बात समझ में आ गई। अब k तो यहां पे क्या है? कांस्टेंट है। ये जो k लिखा हुआ है यहां पे, ये तो क्या है हम लोगों के पास? कांस्टेंट है। क्या ये चेंज होने वाला है क्या? नहीं। तीनों के मुकाबले अब अगर देखें तो ये चीज कांस्टेंट है तीनों में। एक है ये क्या है? साइड से, ये क्या है? एंगल्स। अब जो साइड बड़ी होगी उसका एंगल भी बड़ा होगा, क्योंकि साइन मान लो a बड़ा है तो साइन थीटा की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होती है, 0 से 1 तक होती है ना। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यहां पे मान लो थीटा ज्यादा है तो साइन थीटा भी ज्यादा होगा, साइन थीटा ज्यादा हुआ तो यहां पे उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो भी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो यहां पे क्या हम लोगों के पास, के तो कांस्टेंट लिख देते हैं, फिर भी के साइन हमने लिख लिया यहां पे कितना, मान लो 60 डिग्री लिख दिया, नहीं 60 नहीं 45 लेते हैं हम लोग, 45 डिग्री ले लिया, ऐसा कर दिया हमने। ठीक है, साइन कितना ले लिया? 45 डिग्री ले लिया, के एक और साइन 45 डिग्री ले लिया, और एक हमें क्या लेना पड़ेगा? साइन 90 डिग्री लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, है ना? ऐसा करना पड़ेगा। या फिर इजीली समझने के लिए हम इसे 60-30 ले लेते हैं। कितना? 60-30, ये 60 और ये 30, ये ए बी सी हो, तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। हो रहा है क्या? 30 60 90, हाँ ये तो हो रहा है, सेटिस्फाई कर दिया हमने। ठीक है, अब यहां पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, तो ये आ जाएगा k/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू के, साइन 90 की वैल्यू सिर्फ के। अब सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? हम लोग अगर देखें तो ये कितना है? ये हो जाएगा 0.5 के, ये 1.732 तो 0.866 के आसपास कुछ होएगा, और ये के है। सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा के, फिर √3/2 के मतलब 0.866 के, फिर 0.5 के। इसका मतलब कि यहाँ पे एंगल ज्यादा था तो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू आई वो भी ज्यादा आई। इसका मतलब देखा जाए तो इसकी वैल्यू के है, इसकी वैल्यू 0.866 के है, इसकी 0.5 के। इसका मतलब इसका एंगल ज्यादा था तो ये साइड के अपोजिट में जो लेंथ थी वो भी ज्यादा थी। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल जो है, अगर एंगल ज्यादा है तो साइड क्या होगी? अपोजिट साइड, है ना? जैसे एंगल सी बड़ा है तो उसके अपोजिट में जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। क्या लिख सकते हैं इसे? एंगल, जितना बड़ा एंगल उतना बड़े अपोजिट साइड, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई? जितना बड़ा एंगल, भाई एंगल सी सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी साइड उसके अपोजिट में होगी, जितना बड़ा एंगल उसके अपोजिट साइड उतनी बड़ी। बात समझ में आ गई? तो सबसे बड़ी साइड यहां पे कौन सी हो गई अगर देखा जाए तो C, उसके बाद B और उसके बाद A, C B और A। ऐसा क्यों भाई? C सबसे बड़ी साइड है, फिर B है, फिर A, एंगल के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जो एंगल C है वो सबसे बड़ा है, एंगल B उससे छोटा है, एंगल A सबसे छोटा है। यह है रीजन उसका, यह है रीजन। बात समझ में आ गई? ये क्या है? लेंथ है, किसकी? साइड की लेंथ है। क्लियर है बात? तो साइन रूल सिर्फ इतना बोलता है हम लोगों को कि जैसे कि हम लोगों के पास एंगल दिया हुआ है तो साइड सबसे बड़ी कौन? जिसके अपोजिट में एंगल सबसे बड़ा। सबसे छोटी साइड कौन? जिसके अपोजिट में एंगल सबसे छोटा। बात समझ में आ गई? ये क्या है हम लोगों के पास? एंगल A 30, एंगल B 60, एंगल C 90 डिग्री। अब 90 डिग्री तो ये हो नहीं पा रहा है, ऐसे बनाना पड़ेगा हमें। ये 90 डिग्री है, कौन सा? एंगल C, एंगल A 30 और ये 60। अब देखा जाए तो एंगल C 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल, तो पता है हमें हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। सबसे बड़ी साइड कौन सी? C, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ये वाली जो उसके अपोजिट में है ये है B, किसके अपोजिट में है? 30 डिग्री, मतलब ये है A, है ना?
ये ए, ये बी के अपोजिट बी। देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी हो गई हम लोगों के पास, सी, फिर 60 डिग्री बढ़ा है तो फिर बी, फिर 30 डिग्री तो ए, सी बी और ए। क्लियर है इतनी बात। अब ये जो कांस्टेंट है के, ये क्या है 2r, सर्कम रेडियस कांस्टेंट है, क्योंकि भाई ये ट्रायंगल है, ये क्या है ट्रायंगल की तीनों साइड है, और 2r क्या है सर्कम रेडियस। अब सर्कम रेडियस क्या होती है, मान लो हम लोगों के पास, बाद में देखेंगे हम लोग, वैसे अभी बस समझ रहे हैं एक्चुअल में। अगर हम किसी भी ट्रायंगल को किसके अंदर क्या कर दें, पैक कर दें किसी सर्कल के अंदर, है ना, तो वो क्या बनेगा, एक सर्कम सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सर्कम सर्कल, और वो रेडियस हो जाएगी सॉरी सर्कम रेडियस। क्या हो जाएगी, सर्कम रेडियस। ये क्या है हम लोगों के पास आर, ये पॉइंट है इसका, है ना, सेंटर पॉइंट, और ये क्या है रेडियस दिख रहा है हमें, सेंटर से लेके तो कहां तक, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक अगर हम लाइन खींच दे तो वो बनेगी हमारी रेडियस। तो ये है आर, तो ये सब किसके बराबर होता है, 2r, जो कि कांस्टेंट होता है। वो चीज तो भाई ये सर्कल की है ना, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, जब सर्कल के लिए कांस्टेंट है तो इसके लिए इसके लिए इसके लिए क्या चेंज होगी, क्या नहीं, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। क्लियर है बात, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो साइन रूल पढ़ा था उसमें पढ़ा था साइन a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, और ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के, जो कि किसके बराबर है 2 टाइम्स ऑफ r, और r क्या है सर्कम रेडियस। अभी हमें इससे मतलब नहीं है, बाद में हम लोग समझेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हमारे पास मान लो a और b बराबर हो जाते हैं, अगर a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, अगर ऐसा है, इफ लेंथ की बात कर रहे हैं अभी हम, अगर a और b बराबर हो जाते हैं, a वाली जो लेंथ है वो b वाली लेंथ के बराबर हो जाती है अगर, तब क्या होगा, तब हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि a अपॉन साइन ए, b बराबर भी ये लिख सकते हैं b अपॉन साइन बी, कैंसल। हम बोल सकते हैं साइन ए बराबर साइन बी, इसका मतलब एंगल a बराबर एंगल b। क्या बोला जा सकता है, एंगल a बराबर एंगल b, एंगल a बराबर एंगल b। बात समझ में आ गई। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल a बराबर एंगल b, मतलब अगर एंगल a x है तो एंगल b भी क्या होगा, x होगा। बात समझ में आ रही है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एंगल बराबर है, कंक्लूजन है, रिजल्ट है, कुछ भी समझ सकते हैं, अगर एंगल बराबर है, ठीक है। अब एंगल के लिए देख लेते हैं, मान लो एंगल बी और एंगल सी बराबर है, या फिर ऐसा देख लें, इसी के लिए देख लेते हैं पहले, चलो ठीक है। क्या कर सकते हैं, एंगल बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी, अगर ऐसा होता है तो ए अपॉन साइन ए यही होगा, और b अपॉन साइन b की जगह a लिख सकते हैं, कैंसल, a बराबर b। इसका मतलब कि अगर एंगल बराबर है, एंगल बराबर है तो उनके अपोजिट साइड बराबर होगी। देखो अगर ये एंगल बराबर है तो इसके अपोजिट साइड ये है, इसके अपोजिट साइड ये, मतलब b बराबर a आ गया। बात समझ में आ रही है। मान लो ये ट्रायंगल है हम लोगों के पास a b c, अगर हमसे बोल दें a b बराबर b c है, a b बराबर बी सी है हम लोगों के पास, तो हम लोग ये बोल देंगे कि भैया ये एंगल x है तो अगर ये भी एंगल x है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर हमसे कोई ऐसा बोल दे कि ये वाला जो एंगल है वो x है, ये वाला एंगल भी x है, ये a b c, तो अगर एंगल बराबर है तो साइन रूल से क्या एंगल बराबर है तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। इसकी अपोजिट साइड ये, इसकी अपोजिट साइड ये, इसका मतलब हम बोल सकते हैं AC बराबर BC, ठीक है। ये क्या कंक्लूजन है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें याद रखना है। ये हमें कहाँ काम आने वाली है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब वहां पे चीज काम आएगी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी ये चीज काम आएगी। क्लियर है इतनी बात। स्केलेन ट्रायंगल में भी काम आ सकती है। क्लियर है। तो यहाँ पे साइन रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर है। तो ये हमें क्या बता देता है कि अगर एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी।